नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने अपने दस्तखत से पीका एक्ट जैसे काले कानून की तौसीक कर दी है। इससे पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि आसिफ अली जरदारी ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की दरखास्त पर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन की तजावीज़ आने तक बिल की मंजूरी को मौखर कर दिया है। JUI के सरबराह ने सदर आसिफ अली जरदारी को बिल पर फौरी दस्तखत न करने और मुल्क भर के सहाफ़ियों के एतराज़ात को दूर करने पर जोर दिया है, जिस पर सदर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। लेकिन ये यकीन दहानी महज एक धोखे के सिवा और कुछ नहीं था, क्योंकि ईवान सदर से जारी प्रेस रिलीज में आसिफ अली जरदारी की जानिब से पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की तौसीक की खबर सामने आई है, जिसके बाद सहाफ़ती तंजीमों ने मुल्क गिर हंगामी एहतजाज की कॉल का ऐलान कर दिया है। दोनों ईवानों में पेश किए जाने से लेकर ईवान सदर से इस काले कानून की मंजूरी तक इसके सफर ने पीपल्स पार्टी के चेहरे से भी जमहूरियत का जाली निकाब उतार कर फेंक दिया है। अभी कल ही की बात है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस बिल की मंजूरी पर न सिर्फ अफसोस का इजहार कर रही थी, बल्कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त के हक में जैसे बुलंदोबाग दावे कर रहे थे। सेनेट से इस पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त के हक में खड़ी रही है और वो किसी भी ऐसे बिल का हिस्सा नहीं बनेगी जो आज़ादी सहाफ़त में रुकावट डाले। पीपल्स पार्टी ऐसे तमाम इक़दाम की भरपूर मुखालफत करेगी जिनसे सहाफ़ी बिरादरी को नुकसान पहुंचे। लेकिन आज इसी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने बतौर सदर पाकिस्तान इस काले कानून की मंजूरी देकर पीपल्स पार्टी के जमहूरी होने के दावे की हम देख रहे हैं कि सरासर नफी कर दी है। दुनिया में जहां सोशल मीडिया के किरदार को तस्लीम करते हुए उसे मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, वहीं हमारी हुकूमत सोशल मीडिया के खौफ और डर के बायस उसको काबू करने के लिए नित नए तरीके अपना रही है। अमेरिका में नई हुकूमत के कयाम के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट व्हाइट हाउस की रिपोर्टिंग के लिए टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स को दावत दे रही हैं कि अगर आप न्यूज़ कंटेंट बनाते हैं, किसी भी किस्म का न्यूज़ कंटेंट बनाते हैं या पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, तो व्हाइट हाउस रिपोर्टिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, आपने सुना, वो कह रही हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है कि आप किस तरह के प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हैं या आप मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं या नहीं हैं। आप किसी भी किस्म से या तरीके से न्यूज़ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उससे एसोसिएटेड हैं, तो आप जो हैं वो अलाउड हैं टू अप्लाई, कि आप जो है वो व्हाइट हाउस में आ सकते हैं और यहाँ की जो ब्रीफिंग्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। दुनिया डिजिटल मीडिया को इस तरीके से एक्नॉलेज करके उसको हम देख रहे हैं कि इंटरनलाइज कर रही है, मेन स्ट्रीम में लेकर आ रही है, और हमने जो है वो रिवर्स गियर लगाया हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि हम कोई तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है वो गला घोंट सके। जो थोड़ी बहुत आज़ादी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ लोगों को मैसर है, हालांकि उसके ऊपर भी बैन्स और ये सारा कुछ हम देख रहे हैं कि साथ साथ हो रहा है। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके जो मेहमान शख्सियात हैं उनको तारुफ करवा के इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि दो बड़ी जमातों के दरमियान, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला, PTI का बैकआउट कर जाना और अब हुकूमत का फिर से ये कहना कि 10-12 साल के बाद तो आप आए थे मुज़ाकरात की मेज़ पर, आपको फिर से आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि जब वो आते हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर तब ताने आते हैं हुकूमत की तरफ से, जब वो चले जाते हैं तब भी हुकूमत जो है इस तरह की गुफ्तगू करती है। तो आखिर हुकूमत भी क्या चाहती है इस मामले को लेकर, इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको इश्यूज़ बताए जिन पे हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद है, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और कुछ ही देर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सियासतदान है। अगेन हुकूमत का क्या वर्जन है उनसे जानेंगे। झगड़ा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर, पीका एक्ट, उसकी तरमीम आपने देखा है, बहुत इसको लेकर बात भी हो रही है। सबसे पहले तो आप किस तरह से देख रहे हैं जिस उजलत में हुकूमत ने ये पास किया है? वो कहते हैं जी कि ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है और इसको रोकना वाज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जिसकी वजह से हमें ये स्टेप इतनी उजलत में लेना पड़ा है। वी डिडंट हैव अ चॉइस, सो मच सो कि आज हमें बताया गया कि शायद प्रेसिडेंट साहब ने उसको रोक लिया है और कहा है कि वो सहाफ़ियों के ओपिनियन को ऑन बोर्ड लेके साइन करेंगे, लेकिन फिर पता चला कि उन्होंने भी उसी उजलत में उसको साइन कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो ये एक शर्मनाक कानून है, इस पे मीडिया भी बोली है और जो पिछले ये चंद घंटों में और आज के दिन में और कल के दिन में जो देखा है, बिलावल साहब डेमोक्रेसी चैंपियन, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज जो कहते हैं आपके साथ हैं। कहाँ है बिलावल साहब? उन्होंने कल भी कहा था हम हमारे साथ हैं। हाँ, बयान किया। देखिए, रिवायती सियासतदान यही करते हैं ना, जो अपने डैडी की सियासत से नहीं हट सकते। जरदारी साहब जो बिल्स वापस करने के माहिर हैं, जब ये मदरसा बिल आता है वो बिल नहीं साइन करेंगे। मेरे ख्याल में आज ऐसे कोई मौलाना साहब ने शायद कहा था या जरदारी साहब के बारे में साइन कर दिया, वो हो गया था। बिल्कुल राइट, ठीक है जी। बिलावल हो, मरियम बीबी हो, शहबाज शरीफ हो, जब PTI के वक्त में पीका बिल आया
तो सब आपके साथ धरने पे आ गए। यही मैं कह रहा हूं, पार्टीज के अंदर और ओवरऑल भी हम एज ए सोसाइटी ये देख लें कि किन सियासतदानों को हमें कहना चाहिए कि खुदा के लिए आप सियासत छोड़ दें, और जो वो रिवायती सियासी कुव्वतें हैं, शरीफ फैमिली हो गई, जरदारी भुट्टो फैमिली हो गई, इनका जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं। इसमें एक मैं तो नसीहत ही कर सकता हूं, देखिए हमारी पार्टी में भी मसले हैं। मैं अगर आप मुझे कहेंगे आपने भी किया, जी हमने किया था, और हम में से बहुत लोगों ने उस वक्त अंदर जो है अपोज किया था, और हम में से हमेशा कुछ लोग फिर ओपनली पब्लिकली अपोज करते थे। बता दें कितनी आवाजें हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में जो ओपनली अपोज करें। मुझे एक बात की शेरी रहमान साहिबा ने अपोज किया है, लेकिन वो कहती हैं क्या करें, माहौल बना हुआ है, जब कोई कानून साजी होनी होती है तो कहते हैं बस करें फौरन करें। देखिए वही उन्होंने वोट अगेंस्ट दिया नहीं, तो फिर एक बात मैं कहूं, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मीडिया ने इस पे स्टैंड लिया है। ये जो पिछले 2 साल में, अगर 24 में ऐसे हुआ था तो 18 में भी ऐसे हुआ था, आपने भी किया था। देखिए ये कहते कहते एज द मीडिया आपने इस फैशिस्ट रजीम को इतनी जगह दे दी ना, एट सम पॉइंट मैं ये कहता हूं कि आगे हम कभी हुकूमत में हो इंशाल्लाह, अगर हम गलत करें, आप पहले से भी ज्यादा तेज आवाज उठाएं, लेकिन फिलहाल इस रजीम को ये स्पेस ना दें कि इनके काम आप जस्टिफाई करें। क्योंकि पीटीआई की एक हुकूमत रही है, जुल्फिकार अली भुट्टो यानी पीपल्स पार्टी की बुनियाद 1958 के मार्शल लॉ से रही है, और नवाज शरीफ की बुनियाद जो है वो 1 साल 2 उन्होंने तहरीक इस्तक़लाल में गुजारा था मेरे ख्याल में, जब उनके ख्याल में असगर खान जो है वो कोई फिगर था, लेकिन उनकी बुनियाद जनरल जिलानी ने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में रखी। उनकी सियासत आज तक नहीं चेंज हुई, और अगर 45 साल और 70 साल में भुट्टो और शरीफों की सियासत नहीं चेंज हुई तो फॉरगेट इट कि इनके अगले नस्लों की। तो पहली दफा भी 2016 में इन्हीं की हुकूमत में आया था, उसमें अमेंडमेंट भी आप यही लेकर आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है, आई टेक दैट पॉइंट। लेकिन बिफोर आई गो ऑन, देखिए आई होप कोई जरा मीडिया से, या ये मेरा सवाल, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अपने 2021 के एक्शंस जस्टिफाई करें पीका के एक्ट के लिहाज से, जब आपके साथ बैठे थे दोनों के लिए, करें और कहें कि उस एक्ट में और इस एक्ट में क्या फर्क है। अच्छा, अली गौहर साहब भी आगे मैं उनको शामिल करूंगी, लेकिन आपने कहा ना कि आप ये ना कहें कि हमने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था। अभी भी जो कुछ हुआ उसमें छोटा सा हिस्सा आप लोगों का फिर से आ गया है। वैसे जो स्टैंडिंग कमेटी है इंटीरियर की, वो जो चेयर हैं वो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल हैं, उन्होंने कहा जी सेनेटर फैसल सलीम आप देखिए अगर बिटवीन द लाइंस वाला आर यू श्योर है तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब बिल आया तो ये कहा गया कि इसको 2-3 दिन में निपटाना है, ये पैगाम दिया गया। तो अब ये तो आप मुझे अश्योरिटी दें वो आपके हैं कि नहीं है, वो किसके है, लेकिन उन्होंने ये कहा है। मैंने तो आपको कह दिया, मेरे ख्याल में उनको शो कॉज नोटिस भी मिला है, और मेरे ख्याल में फिलहाल एज अ पार्टी भी पार्टी की पोजीशन तो क्लियर है, निकाल रहे हैं उनको शो कॉज नोटिस का जवाब देने दे, पार्टी की पोजीशन क्लियर है। हाँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, अब फैसल सलीम की क्या पोजीशन है, फैसल सलीम ने गलत काम किया है, नहीं वो कहते मुझे पैगाम मिला किसको निपटा दे, किसके पैगाम ले रहे हैं वो, अपनी पार्टी से अगर पैगाम नहीं ले रहे तो कहां से लेते हैं? उसी का पैगाम ले रहे होंगे जिसपे उन पे 26वीं आईनी तरमीम थी, हाँ। उस पे भी एक शो कॉज नोटिस मिला। लेकिन द पॉइंट इज कि फैसल सलीम, शायद मैं सब कुछ गलत कह रहा हूँ, फैसल सलीम जरूरी नहीं है। नहीं। पीका की तरमीम जो है वो फ्री स्पीच पे अटैक है, ये जरूरी है, इस पे हमें फोकस रखना है। इन प्रिंसिपल आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। सवाल सिर्फ इसलिए पूछा है कि यही तनकीद हम पीपल्स पार्टी पर भी कर रहे हैं ना, कि वो कमिटीज में नहीं बोलते, वोट डालने के लिए चले जाते हैं। आपके जो सेनेटर साहब हैं, अब आप कह रहे हैं कि पता कर लूं मैं किसके हैं, लेकिन वो भी यही कुछ कर रहे हैं। चले मैं इस पे आती हूं। मजीद अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर इस उजलत में आपकी हुकूमत को इतनी जल्दी थी कि कोई तरीका हो कि किसी तरीके से मीडिया का, सोशल मीडिया का जितना आप लोग गला दबा सकते हैं वो दबा दें। थोड़ी सी उम्मीद हुई थी हमें सदर पाकिस्तान से, लेकिन वो भी सर आज हवा हो गई। आपको इस बात का अंदाजा है कि मीडिया जो है वो इस वक्त ये कह रहा है कि अब हम प्रेस फ्रीडम मूवमेंट चलाएंगे, तो सर ऑलरेडी बहुत सारे फ्रंट्स थे, आप लोगों ने अपने लिए एक और फ्रंट जो है वो भी खोल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यशीन, बात ये है कि आपके इल्म में है कि ये जो एक्ट है एक्चुअली ये पीटीआई के दौर में जो है वो मतलब है बना था, और उस वक्त आपको पता है कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम लोगों के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त जो अपोजिशन में थी, जिसमें पीडीएम में
PMLN का बड़ा अहम किरदार था। हमने प्रोटेस्ट भी किए, हज़ारे जती भी किया, इसके खिलाफ एहतजाज भी किया। लेकिन जिस तरह से देखे, तस्वीर का एक रुख हम देखते हैं, उसी पे तबसरा करते हैं, दूसरे रुख को नहीं देखते। मान लिया कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश होगी, अगर जाहिर है कुछ मीडिया के लोगों को, सहाफियों को, दीगर मकातब फ़िक्र के लोगों को तफदात है तो उन चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, जिसमें डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान घिरा हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के मुखालिफ, पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मुखालिफ, जिस तरह से वो लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, जिस तरह से वो हमारे इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाकर जो है वो जहर उगलते हैं, जिस तरह से लोगों को मतलब है कि वो बेराह रवी का शिकार करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इन लोगों के साथ कानून और आइन के आनी हाथों के साथ, आनी शिकंजों के साथ निपटा जाएगा। तो आप पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया की सरहदें उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। एक तो ये कि नाजुक दौर से ये मुल्क हमेशा से गुजरता रहा है, ये भी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। ये जो बात आप करें कि लोगों की पगड़ियां उछालना, ये भी कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये भी पहले होता रहा। मैं आप पर तनकीद करूं तो सर इससे नेशनल सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ जाती है, दैट इज बियॉन्ड मी। अगर मैं आप पे तनकीद करूं और मैं आपको डिफेम कर रही हूं, उसके लिए पहले से कानून एग्जिस्ट करता है, इस नए कानून की क्या जरूरत है, अगेन दैट्स बियॉन्ड मी। तो सर मुझे तो इस वक्त बेसमझ से बिल्कुल बालातर है कि आप लोगों का जो बेसिक पॉइंट है वो क्या है। आपने अपनी गुफ्तगू में खुद कह दिया कि जब ये कानून ला रहे थे तो आप लोगों ने हमारे साथ निकलकर सड़कों पर एहतजाज किया था। आज आपको लगता है कि ये कानून लाना जायज है क्योंकि आप हुकूमत में और आप लोगों को तनकीद अच्छी नहीं लग रही? नहीं, देखिए उस वक्त मसला ये था कि दहशतगर्दों ने 9 मई का वाकया नहीं किया था, ये 9 मई से पहले का कानून। उसका इससे क्या ताल्लुक है? उस वक्त KPK की हुकूमत ने 3 दफा प्रैक्टिकली अमली तौर के ऊपर पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर यलगार नहीं की थी। उस वक्त जिस तरह से आज सोशल मीडिया के जरिए बैरूनी फेक अकाउंट्स के जरिए हमारे इदारों के खिलाफ, हमारे शोधा के खिलाफ, दीगर लोगों के खिलाफ, हत्ता के सबसे ज्यादा आप खुद मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन। नहीं सर, मैं आपकी गुजारिश सुनूंगी, लेकिन आप ज़िम्नी सवाल भी ले लेना। 9 मई का इस बात से क्या ताल्लुक है? चले 9 मई किया जिसने भी किया, वैसे मैं हमेशा गुजारिश करती हूँ कि सियासी जमातें एक दूसरे को दहशतगर्द और ऐसे लेबल्स ना लगाएं, लेकिन सर इसका ताल्लुक क्या है इस बात से? एक बात पूछ, मतलब 9 मई के जो वाकयात करने वाले सवाल पूछ लूं, उनको अगर दहशतगर्द ना कहा जाए, जिन्होंने 9 मई किया, मुझे बताएं आप उनको क्या नाम दें? देखिए मीडिया जिन्होंने खुदा के मुजस्समों को जलाया है, जिन्होंने MM आलम के जहाज को आग लगाई है, तो आप लोगों का एक मसला हो गया है कि आप लोगों से कोई सवाल पूछो, आप लोगों को MM आलम का वो जहाज याद आ जाता है और आप लोगों को 9 मई याद आ जाता है। जिन्होंने मियां वाली और सरगोदा की अहम तंसीबात को शोलों की नजर कर दिया, आप उनको क्या कहेंगे? दहशतगर्द के। तो सर आप लोगों ने ये फैसला किया कि इस मुल्क की इतनी बड़ी तादाद में जो यूथ है जो सोशल मीडिया पर बैठी, आप उनका गला दबाने सोशल मीडिया को बंद कर देंगे? जी देखिए, मीडिया पे गलत जो बिहेवियर है उसको रेगुलेट करना है ना, ठीक है। कुछ मिसालें ले लेते हैं। जब शेख रशीद का इंटरव्यू हुआ, ठीक है, वो अगवा थे, मुबैना तौर पे हुकूमत के ही ऐसे जो शेडी टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उस्मान डार का इंटरव्यू ले लें, सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू ले लें, उस पे अभी भी क्योंकि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, और मेरे ख्याल में उनसे आप अभी भी पूछ लें तो वो कहेंगे कि ये फोर्स्ड इंटरव्यू से शेख रशीद ने तो अपने इंटरव्यू में कह दिया जी। तो उस पे जरा एक्शन प्लीज ले, ये कानून पहले अप्लाई करें। हाँ। और जिसने वो इंटरव्यू लिया था और जो उनको ले आए थे, ले इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो सब ये तो बहुत बड़ा पिंडोरास बॉक्स है ना। अली साहब, मैं तो यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे कवानीन बना के वो करोड़ों नौजवान बच्चे जो कि ये अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर हैं, आप क्या करेंगे सर? सबको उठा के ले जाएंगे? और फिर सबसे बड़ी जो बात है, क्रिमिनलाइज कहाँ होती है डेफेमेशन दुनिया में? क्या आपका दिल करेगा तो किसी को 3 साल के लिए जेल में डाल देंगे, या उसके ऊपर 2 मिलियन का जुर्माना कर देंगे, या दोनों कर देंगे? देखिए, बात ये है कि ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा। असल बात यह है कि जिन बच्चों ने के जरिए 9 मई करवाया गया था, और जब वो जेलों में गए तो बानी PTI समेत इनकी पूरी लीडरशिप ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। जब वो कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि ये लोग PTI के नहीं है। जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, ये लोग PTI के नहीं है। जब वो माफीनामा दे के रिहा होकर बाहर निकालते हैं तो फिर उनके गले में हाथ डाले जाते हैं, कहते हैं कि ये हमारे ही थे।
तो मकसद ये है कि आज 9 मई के वाकयात के बाद मैं ये समझता हूं कि जो हमारे 95% नौजवान है उन्होंने देख लिया है कि जिन सर शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे, चले मैं रिफ्रेज कर देती हूं। मेरी गुजारिश सुन लेना यशवीन, आज वो वक्त है कि जब कोई हुकूमत आपकी होती है, खासतौर पे केपीके की इनकी हुकूमत है, एक तरफ ये नौजवानों के हाथों में डंडे पकड़ा रहे हैं, बंदूकें पकड़ा रहे हैं, लाठियां पकड़ा रहे हैं कि जाकर कैपिटल के ऊपर हमलावर हो, दूसरी तरफ मरियम नवाज है। और आप लोगों ने सोचा कि सबका हल ये है कि पीका में तरमीम कर दें। सुन ले, आप लोगों ने सोचा कि इसका हल ये लैपटॉप पकड़ाए हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप पकड़ाए हैं उन बच्चों के हाथों में। आप इन दहशतगर्दों के साथ कंपैरिजन सियासी पार्टी का तो ना करें। सर मैं सवाल आपसे इन्होंने अभी दोबारा जो है दोबारा दहशतगर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो मेरे ख्याल में इसी पीका एक्ट के स्पिरिट और लेटर के अगेंस्ट होगा। अभी इनको इस पीका एक्ट में जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाए, क्योंकि पीका एक्ट में अभी इनको साबित करना होगा कि इसने जिसको दहशतगर्द कहा है ये प्रोसिक्यूटेबल। दहशतगर्द की तो एक बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन है, दहशतगर्द की एक बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन है, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे कोर्ट ने बरी किया, ये मुझे कैसे दहशतगर्द कह सकते हैं? 9 मई के वाकयात जी मैं 9 मई में बरी हुआ, मेरे पे मर्डर का चार्ज आपकी हुकूमत ने गलत लगाया था और पेशावर में एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने बरी किया हुआ है। इन दहशतगर्दों को किन दहशतगर्दों के अगेंस्ट लोग नहीं है, आपकी अपनी फैमिलीज आपको अभी नहीं बिलीव करती। सर आप करेंगे केस वैसे पीका एक्ट के तहत? क्योंकि देखें ना अब ये तो ये अच्छा ये दहशतगर्द और फसादी ये तो बड़ी कॉमन वो कहने करेंगे, इनकी मर्जी का जज लगेगा। ये जैसे 26वीं तरमीम है, देखें ये सिर्फ जो है वो फ्री स्पीच को नहीं क्रिमिनलाइज, अभी इन्होंने कहा है कि 95% यूथ जो है वो समझ गए हैं, तो फिर तो 95% सोशल मीडिया इनके हक में होनी चाहिए ना। अगर 95% बॉट्स हैं तो फिर ये तो इनके निजाम की जो है वो नाअहली है कि 95% लोगों का इनका होते हुए ये सिर्फ वो निजाम करते हैं जिनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जो 9 मई लाते हैं ना, जिसका भूत जो है वो 8 फरवरी ने बिल्कुल जो है वो क्रश कर दिया, ये इसीलिए लाते हैं कि इनके ख्याल में ये कौम जो है क़यामत के दिन तक सच नहीं बोलेगी, सच इनसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए जो है वो ये क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। ये वही नवाज शरीफ है जिसने 90 की दहाई में नजम सेठी को उल्टा लटकाया था। ये कोई नया बिहेवियर नहीं है। मैं रिफ्रेज कर देती हूँ, मेरा जो सवाल है, शायद अली जो है वो मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे। सर प्रेस सेक्रेटरी अमेरिकी सदर की वो व्हाइट हाउस में आती हैं प्रेस ब्रीफिंग के अंदर और कहती हैं कि कोई भी शख्स को यूट्यूबर, पॉडकास्टर, टिकटॉकर जो कि कंटेंट न्यूज रिलेटेड कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो एलिजिबल है, वो जो प्रेस ब्रीफिंग्स है उनको कवर करने के लिए अप्लाई कर सकता है व्हाइट हाउस के अंदर। हमने सर रिवर्स लगाया हुआ, हम कहते हैं जी आप आए डेयर करें ट्वीट करने की, पॉडकास्ट करने की, टिकटॉक बनाने के, हम आपको उठा के ले जाएंगे। नहीं, पीका एक्ट सही है। मतीउल्लाह जान इसी चैनल में, जी बिल्कुल इसी चैनल मतीउल्लाह जान जो है 26 नवंबर की तहकीक कर रहा है, मतीउल्लाह जान को गायब कर दिया, ठीक है, चूंकि बर्दाश्त नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हमारी भी तनकीद करता रहा है, बिल्कुल वो तनकीद कर रहा हो, मैं तो यही कह रहा हूं ना, लेकिन अब उसको आप जो है वो एक ऐसे जर्नलिस्ट है, ठीक है, जो आउट ऑफ द वे जाता है सबके खिलाफ सच बोलने पे, उसको आप चुप कर दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? जी अली प्लीज मुझे जवाब दें, हमने क्यों रिवर्स गेयर लगाया हुआ है? सर दुनिया तो टिकटॉकर्स को और पॉडकास्टर्स को भी अब जर्नलिस्ट मान रही है। देखिए बात ये है कि ये इनकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये मतीउल्लाह जान का मैं कल प्रोग्राम भी कर रहा था, मुझे ये बताएं कि इनके दौर में किसको उठाया गया था? क्या मतीउल्लाह जान को नहीं उठाया गया? सर फिर आप भी उठाएंगे, ये जस्टिफिकेशन है, मैंने तो उनको कह दिया ना। इनके दौर के अंदर उस पीका एक्ट के तहत साफियों को गोलियां नहीं मारी गई। अब सार आलम को गोली किसके दौर में लगी थी? और भी लोग हैं जो शहीद भी हुए। मुझे ये बताएं कि इनके दौर में सहाफियों को शुमाली इलाका जात की सैरें नहीं करवाई जाती? सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना। सार आलम साहब को गोली पीका एक्ट के तहत तो नहीं लगी थी ना सर, मैं सवाल पीका एक्ट का कर रही हूं। आज भी मैं समझता हूं कि मुल्क में कवानीन बना के और नौजवानों को एजुकेट करके बताना होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां सर कवानीन बना के नहीं, कवानीन पर अमल दरामद करा के, कवानीन बहुत है हमारे पास। We are a country which is very high on legislation। हम अमल दरामद क्या करते हैं? हम मिसयूज करते हैं कानून को। यशवीन साहबा जी आप मेरी बात तो मुकम्मल होने दिया करें। आप नहीं चाहती कि हक की आवाज लोगों तक पहुंचे? नहीं आप, मैं बिल्कुल सर पीका एक्ट नहीं चाहता, मैं पीका एक्ट नहीं चाहती, लेकिन आप बात कर सकते हैं। लोगों को पता है कि पीका एक्ट आपने पास किया है, चाहे आप मेरी बात के दौरान बोलती भी रहे, फिर भी पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, फिर भी पूरी दुनिया को पता है कि इस्लामाबाद के ऊपर कीलों वाली सोटियां और नाजायज असला लेकर
किस पार्टी ने हमलावर हुई, मुझे बताएं। 50 रियासतें इंडिया की, वहां पर हर रियासत में मुख्तलिफ पार्टी की हुकूमत है। कौन सी ऐसी रियासत है जिसने आज तक दिल्ली के ऊपर हमला कर दिया हो अपने तमाम वसाइल लेकर और अपने तमाम लोगों की जलगार लेकर? आज के नौजवानों को हम किताबें दे रहे हैं, आज के नौजवान को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं आज, और ये उनके हाथों में लाठियां पकड़ा रहे हैं, ये उनके हाथों में गुलेले पकड़ा रहे हैं, हाँ। ये उनके हाथों में बारूद पकड़ा रहे हैं। मेरे पास सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, मैं एक सवाल आखिर में। इस्लामाबाद के ऊपर ये वही नौजवान है जो बेचारे जेलों में थे, तो ये कहते हैं इन लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। आपको बड़ी हमदर्दी है उन नौजवानों से जिनको इन्होंने नहीं पहचाना है। आज तक सेफ सिटी तो बन नहीं सका इनसे प्रोजेक्ट, पिशावर के अंदर कोई एक फरादिक लैब तो बन नहीं सकी। लोगों को, तमाम लोगों को, हमारे पास पंजाब में और इस्लामाबाद में जो सेफ सिटी कैमरे लगे हुए ना सर, वो एन उस दिन जिस दिन कोई मसला होता है काम नहीं करते। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारी ये उस तरह की डिबेट्स हैं जिनमें इंडल्ज करेंगे तो कोई नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर। लेकिन सर पीका एक्ट पे बात नहीं करनी, बाकी हर चीज़ पे बात करनी है। और वो उनसे आप कोई भी जब सवाल करें तो जी वो 26 नवंबर हुआ था, 9 मई हुआ था, और पीका एक्ट जो है वो उन्होंने इसी सारी उसके अंदर जो है वो मंजूर कर लिया। इस मुल्क की डेमोक्रेसी अभी लाइफ सपोर्ट पे है, और पीटीआई हो, बाकी सियासी जमातें हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, हमें अभी जो है वो एक कलेक्टिव एक्शन सिविल सोसाइटी के साथ लेना है। देखिए, दिस इज नॉट अबाउट पीटीआई। आपने खुद मुझे कह दिया कि हमारे अपने जो है एक मेंबर, उन्होंने ये थ्रू किया। सबसे पहले मैं उसकी मजम्मत करता हूँ कि उनके पास अगर सही जवाब हो आके यहाँ पे बैठे दे, लेकिन दिस इज नॉट राइट। देखिए, ये 2025 है, ये ना 1950 का पाकिस्तान है, ना ये नवाज शरीफ के 90 की दहाई का पाकिस्तान है, ना ये नॉर्थ कोरिया। लेके हम 50 में ही जा रहे हैं, 1950 में हम नहीं लेके जा रहे हैं। हाँ। देखिए, और ये जो हमारी जनरेशन है ना, ठीक है, मैं वो सियासत नेसेसरली नहीं करता जो मेरे जो है वो एल्डर्स करते थे, लेकिन अफसोस के साथ जो रिवायती पार्टीज में है वो और उनके फॉलोअर्स, वरना सबसे पहले तो इनको ये बगावत करनी चाहिए भाई कि क्या भुट्टो खानदान, जरदारी खानदान, शरीफ खानदान का कोई ठेका है? इनकी कोई जीन्स बेहतर है कि इन्होंने क़यामत के दिन तक जो है वो हुक्मरानी करनी है पाकिस्तान पे? बल्कि लोग जो है वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट से भी ये पूछ रहे होंगे। सब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों के खिलाफ जो है इकट्ठा होकर वी कैन नॉट लेट गो ऑफ दिस टाइम। वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा साहब और अली गौहर बलोच साहब। मुझे प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ यही इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे हैं जो पीका एक्ट, एक कंट्रोवर्शियल एक्ट है, एक ब्लैक लॉ है जिसे मंजूर कर लिया गया, उसके हवाले से और कुछ थोड़ा सा जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर है फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फवाद आपका आपके वक्त के लिए। फवाद, किस तरीके से देख रहे हैं पीका एक्ट की जो तरमीम है उसको, कि हुकूमत जिस किस्म की जल्दी में थी कि पहले लाए, कौमी असम्बली में फटाफट पास कराया, फिर सेनेट वाले दिन तो पहले सहाफ़ियों के एक वक्त से मुलाकात करके उनको यकीन दहानी कराई कि हम कोई वक्त लेते हैं और इस पर बात करते हैं, और द वेरी नेक्स्ट डे उसको पास कर दिया। फिर आज भी यही हुआ, प्रेसिडेंट के पास जब गया तो ये पैगाम भिजवाया गया कि प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैं सारे कंसर्न्स को ऑन बोर्ड लेके साइन करूंगा। फिर घंटे के बाद पता चला उन्होंने भी साइन कर दिया। किस तरीके से देख रहे हैं कि इतनी जल्दी किस बात की थी? देखिए, मुझे तो लग ही रहा है कि इस वक्त चूंकि जुडिशरी को जिस तरीके से फतह किया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद यही था कि मीडिया को कर चुके थे, क्योंकि जो फॉर्मल मीडिया है उसके ऊपर तो आपको मालूम ही है कितनी सेंसरशिप है, कितने बुरे हालात है और किस कदर टाइट कंट्रोल है। हम चूंकि अभी इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को डेमोक्रेसी से निकाल के अथॉरिटेरियनिज्म में शामिल कर दिया है, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म का सिस्टम जो है वो इस वक्त चल रहा है। तो इसी के मद्देनजर इस वक्त मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ही वो वाहिद चैलेंज है जो कि इस हुकूमत को दरपेश है। लेकिन उनको मुझे समझ ये नहीं आ रही कि आप ये जो लॉज ला रहे हैं सारे, आप पाकिस्तान के अंदर के लोगों को आप बुनियादी तौर के ऊपर इस लॉ में ला के तो तंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट अब सोशल मीडिया के ऊपर तो फ्रेंकली जो सारा असल जो उसका नैरेटिव है, ये चीजें हैं वो तो पाकिस्तान से बाहर चली गई हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है जो अब इस चीज को लीड कर रहा है। बिल्कुल। तो अब समझ ये मुझे नहीं आ रही है कि ये जो उसने भी मशवरा दिया है, सवाए इसके
कि ये पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको मजीद खराब करें और उस तरह से इन चीजों को मजीद जो है वो गंभीर करें, इसका और क्या फायदा होगा? सर वो तो बड़ी स्टोरी सुनाते हैं और बड़ी ही संजीदगी से आपको ये कहते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही है कि ये कौमी सलामती का मसला है। वो कहते हैं हमारी कौमी सलामती एट स्टेक है, जिस तरह का कंटेंट फ्लोट होता है इदारों के खिलाफ और जो कुछ कहा जाता है, तो हम क्या करें, मादर को आजादी दे दें? हर आदमी ने ना कौमी सलामती जो है वो सिर्फ जो है अपनी नौकरी का ही नाम रखा हुआ है और हर शख्स को ये लगता है कि अगर जो है वो मेरी जात के मुतालिक कोई बात होगी तो असल में तो कौमी सलामती मुतासर हो जाएगी। तो ये तो एक खैर एज ओल्ड प्रॉब्लम है पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक का, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक अथॉरिटेरियनिज्म जो है। और प्रॉब्लम ये है कि देखिए यशवीन, पाकिस्तान जो है ना वो बांग्लादेश नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया भी नहीं है, ये चाइना भी नहीं है। यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, यहाँ पे लोग हैं हर 50 मील के ऊपर नो आपका अकीदा बदल जाता है, आपकी जुबान बदल जाती है, कौमियत बदल जाती है। इस तरह के जो मालिक होते हैं ना उनको सिर्फ डेमोक्रेसी इकट्ठी रखती है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो। हमारा जो अगर आप सीखना चाहते हैं तो यही दो ममालिक हैं जिनसे आप सीख सकते हैं और इन ममालिक का सबक यह है कि सिर्फ डेमोक्रेसी इस तरह के डाइवर्स मुल्कों को इकट्ठा रख सकती है। और वो लोग तो सर एम्ब्रेस कर रहे हैं ना डाइवर्सिटी को। आप देख लें कि वो कह रहे हैं, प्रेस सेक्रेटरी उनकी कह रही हैं कि हम पॉडकास्टर्स को, टिकटॉकर्स को, कोई भी कंटेंट क्रिएटर्स जो न्यूज रिलेटेड काम कर रहे हैं वो आ सकते हैं, दे कैन अप्लाई एंड दे कैन कवर, क्योंकि अब उनको वो सब जर्नलिस्ट मान रहे हैं। हमने सब रिवर्स गेयर लगाया हुआ है। थोड़ा सा अमेरिका की पर्सपेक्टिव में भी कमेंट कीजिएगा कि यहाँ से सुना था कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर गए हैं, शायद किसी किस्म की कोई लॉबिंग के लिए गए हैं, पीआर के लिए गए हैं, वो वहां पर जाके जो कुछ कर रहे हैं उसकी तस्वीरें यहाँ पर निकाल रहे हैं और कोई मैसेजिंग शायद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं पता नहीं किस कैपेसिटी में मुलाकातें कर रहे हैं, शायद कोई निजी दौरा होगा। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो उन्होंने मेरा ख्याल है गलत ही किया। देखिए इन्होंने एक प्राइवेट अपना अरेंज किया था, तो कह रहे हैं कि $1,00,000 की, इन्होंने बिलावल साहब को भी इन्होंने इनवाइट किया था एक्चुअली के ऊपर। तो वो जब ट्रम्प साहब ने बाहर के जो टेबल्स थे वो खत्म कर दिए और कहा कि सिर्फ अंदर ओथ होगा, तो बिलावल वाज वाइज इनफ टू कैंसिल हिज टूर। लेकिन इन्होंने जो है वो अपना नहीं कैंसिल किया। फिर जो हमारे एम्बेसडर हैं वहां पे रिजवान साहब, वो बड़े आई मस्ट से वो इज वेरी बैलेंस्ड फेलो और उनका बड़ा जो है वो एक्सपीरियंस है, उनको भी इन्होंने एतमाद में नहीं लिया, जिसकी वजह से जो भी है, देखिए फॉरेन ऑफिस में जितने भी वो आप उनको कहें कि वो अच्छी नहीं करे ब्ला ब्ला, बट व्हाटएवर उनकी एक स्पेशलाइजेशन है। फॉरेन ऑफिस को तो पता है ना किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, कौन सा डिनर अटेंड करेंगे तो फायदा है, कौन सा डिनर अटेंड करेंगे नुकसान है। इन्होंने उनको शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से आई थिंक इनको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है। और ये सबक है कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, वही ना। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी उनको डिसोन कर दिया। मेरे ख्याल है वो ज्यादा बड़ी एम्बैरेसमेंट जो है वो हो गई। थोड़ा सा सर ये जो पीटीआई और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात हैं, इस पर आप कैसे देख रहे हैं? जब वो मुज़ाकरात के लिए माने तो हुकूमत ने सर ताने दे दे के कि जी ये पता नहीं क्यों आए हैं, कौन सा तावीज़ निकल आया है। अब जब वो फिर से पीछे जा रहे हैं तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी मुश्किल से तो आए थे, इनको फिर आना पड़ेगा मुज़ाकरात करने के लिए। तो आप क्या देख रहे हैं? वो बातचीत में से पहले भी कुछ नहीं निकला था, अभी भी यही कुछ होना है? तो फिर भी राना सनाउल्लाह जैसे लोग जो है उन्होंने तो कोशिश की है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। और इन्होंने अयाज सादिक साहब ने भी, मेरा जो मानना है कि, और जो मेरी थोड़ा बहुत इल्म भी है कि इन्होंने तो कोशिश की है कि मामलात में कुछ बेहतरी आए और हम आगे बढ़े। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो उनको स्पेस नहीं दी गई, इसलिए मैंने कल कहा है कि पहले हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट आपस में बातचीत कर ले और वो तय कर लें कि आखिर वो चाहते क्या हैं और एस्टैब्लिशमेंट इनको कितनी स्पेस देगी। यानी आप देखिए ना, फैसले तो इमरान खान ने करने हैं और इमरान खान से मुलाकात ही अरेंज नहीं कर पाई कमेटी। मतलब एक कमेटी जिसका बड़ा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर असेंबली हैं, ये सब लोग हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, ये लोग एक मुलाकात अरेंज नहीं कर पाए मुज़ाकराती कमेटी की जेल। तो आप मुझे बताइए कि उस कमेटी से मुज़ाकरात उससे आगे क्या चल रहे थे? नहीं चले सर, आपने बैकग्राउंड दे दिया कि उससे तो कुछ नहीं निकलना। ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बातें हो रही हैं, इससे कुछ निकलेगा आपके ख्याल में? ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस पहले बन जाना चाहिए था। वो तो पीटीआई ने मेरा ख्याल है बहुत ही जो पॉलिटिकल हिकमत अमली तो चूंकि थी नहीं और है भी बड़ी अभी कमजोर है,
उसकी वजह से ये जो है वो नहीं हो पाया। और अभी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस ही इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर देखिए ना, पाकिस्तान में 3 ही तबकात हैं जिनके पास स्ट्रीट फोर्स है, वो JUI है, वकील है और PTI है। जब तक ये तीनों इकट्ठे नहीं होते हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, ना ही हुकूमत, और हुकूमत को महज़ब हुकूमत तो है नहीं कि जिसको आप कहें कि वो आइन और कानून का ख्याल करेगी। वो तो देखें ना, एक ब्रूटल इस वक्त सेटअप है। वो तो ना आइन की परवाह है उन्हें, ना कानून की परवाह है। तो जब तक पीछे पब्लिक प्रेशर नहीं होगा, आप भूल जाएं कि कोई भी मुज़ाकरात या कोई भी चीज कामयाब हो। सर, जो बैकडोर कुछ मुज़ाकरात हैं उनके बारे में क्या राय है आपकी? क्योंकि आपको पता है खबरें आ रही हैं बैरिस्टर गौहर की कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियात से मुलाकात के हवाले से, और शायद ये भी खबरें आ रही हैं कि एक अनदर राउंड ऑफ मुलाकात जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। देखिए ना, बैकडोर हो या फ्रंट डोर हो, हमारा आपका या पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट तो ये है ना कि उसका नतीजा क्या निकल रहा है। अगर नतीजा जो है वो नहीं निकल रहा, और उस नतीजे में आपको इमरान खान को 14 साल सजा हो गई है, बुशरा बीबी को 7 साल सजा हो गई है, 1300 वर्कर जेलों में है, रोज जो है वो 9 मई के जाली केसेस लोगों पे चलाए जा रहे हैं, तो मुझे बताइए ना, इन मुज़ाकरात का फिर क्या फायदा? अच्छा, थोड़ा सा सर मुझे ये भी बताएं, PTI के अंदर जो ये कुछ थोड़ी सी तब्दीलियां हम देख रहे हैं, एक तो जुनैद अकबर साहब वाली जो थोड़ी सी ज्यादा वाज़ेह तब्दीली है, अब उसके 2 वो आ रहे हैं एंगल। एक तो ये है कि जी वो अली अमीन गंडापुर साहब खुद कह रहे थे कि 2 जिम्मेदारियां ना रखें। दूसरा एंगल ये आ रहा है कि शायद किसी किस्म का कोई डिसप्लेजर है, अली अमीन साहब जो है वो शायद कुछ अर्से के बाद CM भी नहीं रहेंगे। क्या हो रहा है PTI के अंदर के सर्कल्स के अंदर? आप कैसे देख रहे हैं जो एक 2 तब्दीलियां हुई हैं इनको? लेकिन ये सीधी बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर का होता ऐसा होता है कि उसको बड़ा पॉलिटिकली शार्प होना पड़ता है। आई थिंक पोस्ट 26 नवंबर वो पार्टी को उस तरह से साथ नहीं रख पाए जो कि उनके ओहदे का तकाजा था। और जो भी बाकी हम ऐसे कहते रहे कि ये हुआ वो हुआ, फैक्ट इज के उनका जो चेंज है ये पॉलिटिकली उनके फेवर में नहीं है। और अब भी खैर उनके पास मौका है कि देखते हैं कि वो अपने आप को संभाल पाते हैं। बाकी PTI के अंदर तो आपको पता ही है, चीजें चलती रहती हैं कभी। आप तो यानी कि वो जो तब्दीली हुई है उसके अंदर कोई एलिमेंट ऑफ डिस्प्लेजर है, वो रूटीन की तब्दीली नहीं है। ऑब्वियसली देखिए इस तरह तो नहीं होता। सही। और सर मजीद ये जो ये एक जुनैद अकबर साहब बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसके अंदर वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग 9 मई के बाद पार्टी छोड़ के चले गए, गायब हो गए, वो वाली क़यादत जो है उसको अब दोबारा हम नहीं अंदर आने देंगे। तो आपको लगता है कि ये जो आए हैं जुनैद अकबर साहब, ये इस तरह की चीज़ों के अंदर कोई से रख सकेंगे? हाँ नहीं, वो इनकी सेव उस तरह की नहीं है। वो तो देखिए इमरान खान ही फैसला करेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि PTI का देखिए ना काडर उस तरह से अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब तो इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में तो कोई लीडरशिप उस तरह की कोई कद वाली तो है नहीं। सो ये चेंजेस तो आती जाती रहेंगी, इनका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। द रियल थिंग इज इमरान खान की रिलीज कैसे इंश्योर कराई जाए, और वो जब तक स्ट्रीट प्रेशर नहीं होगा, और स्ट्रीट प्रेशर नहीं होगा अगर इत्तेहाद नहीं होगा, और या फिर इंटरनेशनल प्रेशर जो है, दो ही चीजें उसके अलावा नहीं होगा। आपका बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। पीका एक्ट और उसके अलावा इस वक्त जो मुज़ाकरात को लेकर मामला हैं उन पर हमें तफसील से फवाद चौधरी साहब से उनकी राय ली। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।